Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of statistical mechanics, in which today we are going to discuss about grand canonical ensemble. We have already studied about canonical ensemble and microcanonical ensemble. Now grand canonical ensemble. So in the current lecture we will discuss about grand canonical ensemble, grand partition function, average number of particles in grand canonical ensemble, and the internal energy, heat capacity, entropy, and Helmholtz free energy. All these topics we will discuss in our current lecture. Now, first of all, grand canonical ensemble. So, what is grand canonical ensemble? Microcanonical ensemble is a collection of independent assemblies in which energy, volume and number of particles remains constant. अब माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल हमने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने बताया था कि माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल एक्चुअल में एक ऐसे इंडिपेंडेंट असेंबलीज का कलेक्शन है जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कांस्टेंट होते हैं. एंड canonical ensemble is a collection of independent assemblies in which temperature, volume and number of particles remain constant. अब canonical ensemble की बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि ये एक ऐसे इंडिपेंडेंट असेंबलीज का कलेक्शन है जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कांस्टेंट होते हैं. So microcanonical ensemble में energy, volume and number of particles remain constant, and canonical ensemble में temperature, volume and number of particles remain constant. It means a microcanonical ensemble tends to canonical ensemble if the condition of E constant is relaxed. So अगर हम एनर्जी के कांस्टेंट होने की कंडीशन अगर हटा दें तो जो हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है वो हमारा कैनोनिकल एंसेंबल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हमारी एनर्जी कांस्टेंट है जबकि कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी कांस्टेंट नहीं है. सो इफ वी रिलैक्स द कंडीशन ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट देन अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बिकम अ कैनोनिकल एंसेंबल. सो सिंपली आपको E के कांस्टेंट होने की कंडीशन को हटा देनी है तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल हमारा जो है वो बेसिकली कैनोनिकल में चेंज हो जाएगा. Therefore, the energy exchange takes place. It means यहां पर हमारी एनर्जी का एक्सचेंज होगा. Actually, in chemical process, the number n varies, and in various problems like radioactive decay, it is very difficult to keep the number of particles constant. अब हम कह रहे हैं कि यहां पर n हमारा कांस्टेंट है और यहां पर भी n कांस्टेंट है, जबकि एक्चुअल में अगर केमिकल प्रोसेस है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे वेरी करते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं. जैसे कि हम रेडियो एक्टिव डीके की बात करें, सो रेडियो एक्टिव डीके में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है कम होते जाते हैं, डीके होते जाते हैं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट. सो n को कांस्टेंट रखना इजी नहीं है. Such an ensemble in which exchange of energy as well as the number of particles takes place with the heat reservoir is known as grand canonical ensemble. So grand canonical ensemble एक्चुअल में इस टाइप का ensemble है जिसमें exchange of energy भी होती है and exchange of particles भी होता है. इसका मतलब यहां पर न तो एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी
और न ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होंगे। The grand canonical ensemble is a collection of essentially independent assemblies having the same temperature, same volume and same chemical potential mu. So, grand canonical ensemble एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज है या एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज का कलेक्शन है जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम हमारा सेम रहता है और साथ में केमिकल पोटेंशियल म्यू की वैल्यू भी हमारी सेम रहती है। नाउ हियर वी आर शोइंग अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज इन विच टेम्परेचर, वॉल्यूम and chemical potential remain constant. It means it is actually grand canonical ensemble. So एक असेंबली हमारी ये हो गई, एक असेंबली ये, इसी टाइप से यहां पर नंबर ऑफ असेंबलीज हमारे पास में है। हर असेंबली का टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू है। सो इन एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज का जो कलेक्शन है उसको हम ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल कहेंगे। और यहां पर हमने इस टाइप की वॉल लगाई है कि असेंबलीज के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा और साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज होंगे। सो न तो यहां पर एनर्जी कांस्टेंट है और न ही यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट हैं। सो इट इज एक्चुअली एंसेंबल एंड दीज आर असेंबलीज। तो सारी असेंबली का कलेक्शन मिलाकर हमको एंसेंबल मिलेगा। एंड दीज पार्टिकल वॉल्स आर रिजिड, परमेबल एंड डाइथर्मिक वॉल। सो रिजिड वॉल है, परमेबल वॉल है एंड डाइथर्मिक वॉल है। इसका मतलब इन वॉल्स के अक्रॉस जो हमारे असेंबलीज हैं उन असेंबलीज में एनर्जी एक्सचेंज होगी एंड साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमारे एक्सचेंज होंगे, चेंज होंगे। Thus, grand canonical ensemble correspond to the situation when we know both the average energy and average number of particles in assembly. Otherwise, we don't know the state of the system. So, grand canonical ensemble में हमने कहा है कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल भी हमारे एक्सचेंज होते हैं। मीन्स न तो E कांस्टेंट है और न ही N कांस्टेंट है। सो यहां पर हमको एवरेज एनर्जी की वैल्यू पता होती है और साथ में एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होते हैं। इंडिविजुअल असेंबली की एनर्जी कितनी है या इंडिविजुअल असेंबली में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो हमको पता नहीं है, केवल हमको एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या है एंड एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है इसका पता होगा। और अगर ये वैल्यू हमको पता नहीं होगी देन वी डोंट नो द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो उस केस में हमको सिस्टम का स्टेट पता नहीं हो सकता है। द डेंसिटी फ्लक्चुएशन इन गामा स्पेस फॉर ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल इज रो विच इज फंक्शन ऑफ P, Q एंड N। सो गामा स्पेस में ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल का डेंसिटी हमने रो लिया है एंड दिस रो is a function of momentum, coordinate and number of particles. So here P is momenta, Q is coordinate and N is the number of particles. To find the value of rho, we consider the canonical ensemble for a system with number of particles N, volume V एंड टेम्परेचर T। सो ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए हमको गामा स्पेस में डेंसिटी फंक्शन रो की वैल्यू निकालनी है। तो इस रो की वैल्यू निकालने के लिए हम कैनोनिकल एंसेंबल लेते हैं और ऐसा कैनोनिकल एंसेंबल कंसिडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारी N हो, वॉल्यूम V हो और टेम्परेचर की वैल्यू T हो। We cannot take exactly V equal to constant. So exactly V हमारा constant नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? So we focus our attention on a small sub volume V1 of the system. तो हम क्या करते हैं? So हमारा फोकस
एक ऐसे सिस्टम पर रहेगा जिसका सब वॉल्यूम V1 है, बिकॉज वी कैनॉट टेक एग्जैक्टली V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि एग्जैक्टली वॉल्यूम कांस्टेंट लेना पॉसिबल नहीं है. Let there are n1 particles in volume V1 and n2 particles in volume V2. So V1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने n1 कंसिडर किए हैं एंड वॉल्यूम V2 में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 कंसिडर किया है. ऑल्सो n1 प्लस n2 इक्वल टू n. सो अगर यहां से आप n2 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा n माइनस n1. सो n2 इक्वल टू n माइनस n1. Similarly, total volume V is the sum of V1 and V2. So V1 plus V2 equal to V. और यहां से अगर आप V2 की वैल्यू निकालोगे so V2 equal to V minus V1. Also, we assume that V2 is very much greater than V1 and N2 is very much greater than N1. So N1 plus N2 equal to N था and N2 की वैल्यू N1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी, इसी टाइप से V1 plus V2 equal to V था, but V2 is very much greater than V1. इसका मतलब N2 is nearly equal to N and V2 is nearly equal to V. If H1 and H2 be the Hamiltonian of the system, then तो हमने जो दो सब सिस्टम लिए हैं, फर्स्ट का हैमिल्टोनियन H1, सेकंड का हैमिल्टोनियन हम H2 कंसिडर करते हैं. सो द टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, this composite system is made up of two systems. First system having n1 particle and second system having n2 particles. So the total Hamiltonian of this composite system, that is H equal to H1 plus H2. So composite system का Hamiltonian आ जाएगा H equal to H1 plus H2 and H is a function of P, Q and N. So H1 is a function of P1, Q1, N1 and H2 is a function of P2, Q2, N2. So the total Hamiltonian of the composite system H equal to H1 plus H2. Now the partition function of the total system. So total system का अगर हम partition function लें, so Qn is equal to integration dp dq upon h raised to 3n factorial n e raised to minus beta h. और इसका रीजन मैंने बताया था कि इस फंक्शन को डायमेंशनलेस बनाने के लिए हम h raised to 3n का यूज करते हैं, बट h इक्वल टू h1 प्लस h2. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा e raised to minus beta h1 plus h2 और दिस इज इक्वल टू e raised to minus beta h1 into e raised to minus beta h2. सो दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं. फर्स्ट के लिए हम dp1 dq1 एंड n1 लेंगे और सेकंड के लिए dp2 dq2 एंड n2 आ जाएगा. सो sigma n1 equal to 0 to n 1 upon h raised to 3 n1 factorial n1 integration dp1 integration dq1 e raised to minus beta h1 into 1 upon h raised to 3 n2 factorial n2 integration dp2 integration dq2 e raised to minus beta h2. So e raised to minus beta h क्या हो गया e raised to minus beta h1 into e raised to minus beta h2 because h equal to h1 plus h2. So दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया. फर्स्ट सिस्टम हमारा ये है और सेकंड सिस्टम हमारा ये है. सो क्यू एन की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी. वी चूज द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी सच दैट. अब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हम इस टाइप से चूज करेंगे कि सिग्मा n1 इक्वल टू 0 टू n इंटीग्रेशन dp1 dq1 रो इक्वल टू 1. सो यहां से अगर हम
सिग्मा n1 इक्वल टू 0 टू n इंटीग्रेशन dp1 dq1 की वैल्यू निकालें तो ये जो रो है ये 1 के नीचे आ जाएगा। So this is equal to 1 upon rho and rho is a function of p1 q1 n1. So आप क्या करोगे, इसकी जगह 1 upon rho लिख देते हैं। So qn equal to 1 upon rho integration minus beta h1 divided by h raised to 3 n1 factorial n1. So e raised to minus beta h1 upon h raised to 3 n1 factorial n1. अब ये वैल्यू हमारी एज इट इज। सो 1 upon h raised to 3 n2 factorial n2 integration dp2 integration dq2 e raised to minus beta h2. सो qn की वैल्यू हमको ये मिल गई। नाउ qn हमने ये निकाला है। अब अगर आप यहां से रो की वैल्यू निकालोगे तो रो हमारा इधर चला जाएगा और qn हमारा नीचे आ जाएगा। सो रो इक्वल टू 1 अपॉन qn e raised to minus beta h1 upon h raised to 3n1 factorial n1 into 1 upon h raised to 3n2 factorial n2 integration dp2 integration dq2 e raised to minus beta h2। तुमने इस इक्वेशन से रो की वैल्यू निकाली, तुमको ये मिल गया है। नाउ द पार्टीशन फंक्शन ऑफ सेकंड सिस्टम मीन्स अ सिस्टम which have Hamilton in H2, number of particles N2 and volume V2. So Q N2 is equal to 1 upon H raised to 3 N2 factorial N2 integration dP2 integration dQ2 e raised to minus beta H2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी Qn2 हो जाएगी। सो इसको आप Qn2 रख दो। सो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, Qn2 divided by Qn into e raised to minus beta h1 divided by h raised to 3n1 factorial n1. So this will be the value of rho. So rho equal to Qn2 upon Qn e raised to minus beta h1 upon h raised to 3n1 factorial n1. So हमारे रो की वैल्यू आ जाएगी। बट Qn इक्वल टू e raised to minus beta a। अब Qn एक्चुअल में हमारा e raised to minus beta a है एंड a इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, Qn2 अपॉन Qn निकालते हैं। तो अगर Qn2 निकालना है तो e raised to minus beta a और इसके लिए n हमारा n2 हो जाएगा, v हमारा v2 हो जाएगा एंड टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो ये t रहेगा। So Qn2 की जगह e raised to minus beta a and a is a function of n2 v2t divided by Qn और Qn हमारा ये है। So Qn2 upon Qn आ जाएगा e raised to minus beta a and here a is a function of n2 v2t divided by e raised to minus beta a and here a is a function of n v and t. It means Qn2 upon Qn equal to e raised to minus beta a n2 v2t माइनस बीटा ए एन वी टी, तुमको ये मिल जाएगा। सो दिस विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए एन माइनस एन वन वी माइनस वी वन टी माइनस ए एन वी टी, क्योंकि एन टू एक्चुअल में एन माइनस एन वन है, v2 एक्चुअल में v माइनस v1 है और इसको भी आप न्यूमरेटर में लेकर चले गए तो e रेस टू बीटा a हो जाएगा और माइनस बीटा आपने कॉमन ले रखा है इसलिए यहां पर माइनस a ही आएगा। सो Qn2 upon Qn की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा a and here a is a function of n minus n1 v minus v1 and t minus a and here a is a function of n v t and here a is a function of number of particles, volume and temperature
and this A is actually Helmholtz free energy. Now Qn2 upon Qn हमने अभी ये निकाला है. Now अगर हम A which is a function of n minus n1 v minus v1 t इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A and here A is a function of nvt minus n1 del A by del n2 at n2 equal to n, and here A is a function of n2 vt minus v1 del A by del v2 at v2 equal to v, and here A is a function of n v2 t plus and so on. और हायर ऑर्डर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो अगर आप इस A को लेफ्ट में लेकर आओगे सो A which is a function of n minus n1 v minus v1 t minus A which is a function of n vt is equal to minus n1 del A by del n2 at n2 equal to n minus v1 del A by del v2 at v2 equal to v. सो इसकी वैल्यू हमको ये मिल जाएगी. सो ये जो एक्चुअल में है ये क्या है केमिकल पोटेंशियल जिसको म्यू से इंडिकेट करते हैं. सो केमिकल पोटेंशियल म्यू इक्वल टू डेल ए बाई डेल एन टू एट एन टू इक्वल टू एन. और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है प्रेशर. सो पी इक्वल टू माइनस डेल ए बाई डेल वी टू एट वी टू इक्वल टू वी. तो आप क्या करोगे इसकी जगह तो आ जाएगा आपका म्यू और यहां पर आ जाएगा माइनस पी. So A which is a function of n minus n1 v minus v1 t minus A which is a function of n v t. यहां पर माइनस n1 था म्यू आपने रख दिया है सो माइनस n1 म्यू और यहां पर माइनस v1 था और इसकी जगह आपने माइनस p रखा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस p v1. सो दिस इज इक्वल टू माइनस n1 म्यू प्लस v1 p. तो इसकी वैल्यू हमको ये मिल जाएगी. अब हम क्या करते हैं इस वैल्यू की जगह माइनस n1 म्यू प्लस v1 p रख देते हैं. तो जैसे यहां पर रखोगे qn2 अपॉन qn की वैल्यू मिलेगी. सो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और ये हमारा हो गया माइनस n1 म्यू प्लस v1 p और इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल n1 बीटा म्यू into exponential minus beta v1 p. So qn2 upon qn की वैल्यू हमको exponential n1 beta mu into exponential minus beta v1 p मिल गई है. Now ये वैल्यू अभी हमने निकाली है and let fugacity z equal to e raised to beta mu. So e raised to beta mu को हम fugacity कहेंगे और इसको z से इंडिकेट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एन बीटा म्यू था इसको हम एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू होल पावर एन लिख सकते हैं. इट मींस दिस विल बी जेड रेज टू एन. सो क्यू एन टू अपॉन क्यू एन इक्वल टू जेड रेज टू एन वन इंटू ई रेज टू माइनस बीटा वी वन पी. क्योंकि यहां पर एन वन है इसलिए ये हो जाएगा जेड रेज टू एन वन. नाउ रो की वैल्यू हमने ये निकाली थी. अब यहां पर Qn2 अपॉन Qn की जगह आप ये वैल्यू यहां पर रख सकते हो. सो रो इक्वल टू जेड रेज टू n1 इंटू ई रेज टू माइनस बीटा v1 p ई रेज टू माइनस बीटा h1 डिवाइडेड बाय h रेज टू 3n1 फैक्टोरियल n1. तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी. सो z रेज टू n1 डिवाइडेड बाय h रेज टू 3n1 फैक्टोरियल n1 e रेज टू माइनस बीटा v1 p e रेज टू माइनस बीटा h1. क्योंकि e रेज टू माइनस बीटा h1 एज इट इज है तो हमने यहां पर लिख दिया है. तुमको रो की वैल्यू ये मिल गई. और रो
इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एन, मीन्स जनरलाइज फॉर्म हम ले रहे हैं। यहां पर हमने P1 Q1 N1 के टर्म्स में लिया था, अब जनरलाइज फॉर्म लोगे, सो रो इज इक्वल टू z रेज टू n डिवाइडेड बाय h रेज टू 3n फैक्टोरियल n e रेज टू माइनस बीटा pv इंटू e रेज टू माइनस बीटा h। सो रो की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। In the last term, we consider that the system under consideration to become infinite in size or n is lying between 0 and infinitive। अब ये जो हमारी लास्ट टर्म आई है, इसमें हमने ये कंसिडर किया है कि सिस्टम बिकम इनफाइनाइट इन साइज, कि सिस्टम की साइज इनफाइनाइट है, या n की जो वैल्यू है वो हमारी 0 और इन्फिनिटिव के बीच में होगी। For thermodynamic function, we define grand partition function। अब यहां पर हमने ये जो Q लिया था, this Q is actually canonical partition function या partition function। अब grand partition function की बात कर रहे हैं, so for thermodynamic function we define grand partition function। और grand partition function को कैसे डिफाइन करोगे? R, which is function of fugacity, volume and temperature। So R is equal to sigma n equal to 0 to infinitive z raised to n qn, and qn is a function of v and t, and this z is fugacity। Now रो हमारा ये था, so अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें एंड सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव लें, so sigma n equal to 0 to infinitive integration rho dp dq is equal to sigma n equal to 0 to infinitive integration e raised to minus beta h divided by h raised to 3n factorial n dp dq z raised to n e raised to minus beta pv। तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, बट sigma n equal to 0 to infinitive integration e raised to minus beta h upon h raised to 3n factorial n dp dq equal to qn, and qn is the function of v and t। so partition function हमारा ये था, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह qn पुट कर दो। तो जैसे आप यहां पर qn पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, qn z raised to n e raised to minus beta pv। so ये क्या हो जाएगा, sigma n equal to 0 to infinitive z raised to n q n vt into e raised to minus beta pv। क्योंकि अभी भी यहां पर n अवेलेबल है, इसलिए यहां पर अभी भी हमने सिग्मा लगाया है, सो वैल्यू हमको ये मिल गई। बट ग्रांड पार्टीशन फंक्शन r इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव z raised to n q n vt, तो आप इसकी जगह ग्रांड पार्टीशन फंक्शन r लिखोगे, सो sigma n equal to 0 to infinitive integration rho dp dq equal to r e raised to minus beta pv। now ये वैल्यू हमको मिल गई है, बट sigma n1 equal to 0 to n integration dp1 dq1 rho equal to 1, तुमने ये कंसिडर किया था। अब आप क्या करोगे, ये पूरी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 है, तो ये 1 हो गया। सो 1 इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पीवी। अब दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू log r प्लस log ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पीवी, और log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी माइनस बीटा पीवी, बट बीटा इक्वल टू 1 अपॉन के टी, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस पीवी अपॉन के टी। और ये हमने यहां पर लिखा है कि log 1 इक्वल टू log r माइनस पीवी अपॉन के टी, बट log 1 इक्वल टू 0, तो आप इसको 0 कर दो, सो पीवी अपॉन के टी इक्वल टू log r। सो log r की वैल्यू पीवी अपॉन के टी आ गई है, और यहां से अगर आप प्रेशर निकालोगे तो V अपॉन के टी हमारा यहां पर नीचे आ जाएगा, सो P इक्वल टू
KT log R upon V, क्योंकि V upon KT हमारा नीचे आया, सो log R divided by V by KT, so KT हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, so P equal to KT log R divided by V, and here K is Boltzmann's constant. By ensemble average, the average number of particles, अब एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं, तो इसके लिए हम एनसेंबल एवरेज काम में लेंगे, सो n बार दैट इज एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एनसेंबल एवरेज ऑफ n इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 to infinity n z raised to n qn divided by sigma n equal to 0 to infinity z raised to n qn, and r equal to sigma n equal to 0 to infinity z raised to n qn था, so ये हमारा r हो जाएगा, so n बार इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 to infinity n r upon r, क्योंकि ये भी हमारा r हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू z डेल बाय डेल z ऑफ log r, सो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज n बार, और एनसेंबल एवरेज ऑफ n इज इक्वल टू z डेल बाय डेल z ऑफ log r. नाउ इंटरनल एनर्जी, अब आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो क्या करोगे, U इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ log r, सो log r का हमको बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, बट PV अपॉन KT इक्वल टू log r, और 1 अपॉन KT का मतलब बीटा, सो बीटा PV इक्वल टू log r, सो इस log r की जगह आप बीटा PV लिख सकते हो, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ बीटा PV, अब बीटा का बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, so this will be equal to minus PV, so U equal to minus del by del beta of beta PV, अब बीटा का डिफरेंशियल 1 हो गया, so U equal to minus PV, so internal energy equal to minus PV, and अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है, so CV equal to del U by del T at V, so U आपके पास में है, इसका अगर आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमको हीट कैपेसिटी CV की वैल्यू मिल जाएगी, एंड एंट्रोपी S इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to T dt इंटू CV बाई T, अब CV आपको मिल गया है, सब 0 से T लिमिट के बीच में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एंट्रोपी की वैल्यू मिलेगी, एंड अगर आपके पास में इंटरनल एनर्जी U एंड एंट्रोपी S दोनों की वैल्यू आ गई है, सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी A इक्वल टू U माइनस TF, तो इस फॉर्मूले से आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी A की वैल्यू निकाल सकते हो. So here we end our session. In the current session, we have discussed about grand canonical ensemble. So goodbye.